देखिए बेटा, कल हमने करंट के और करंट के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है और करंट का कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, और करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। अब कुछ चीजें हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में बेटा, उनको थोड़ा देख ले, फिर जो है वो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक होता है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसके एक हिस्से की एरिया कम है और दूसरे हिस्से की एरिया ज्यादा है, तो जिस हिस्से के अंदर एरिया कम होगी उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी एरिया ज्यादा होगी उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। आप कहेंगे बेटा कि वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और एरिया 1 लेस देन एरिया 2 है, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ड्रिफ्ट 2 से बेटा, कि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे किसी पाइप के अंदर से जब पानी फ्लो करता है, तो अगर पाइप को आप पतला कर देंगे तो पानी उसे प्रेशर से फ्लो करेगा, और जब उसका डायमीटर आप बड़ा रखेंगे तो उसमें पानी जो फ्लो करेगा वो स्लो होगा और उसका प्रेशर जो होगा वो कम होगा। तो इसी तरह से जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, तो कंडक्टर के ऐसे हिस्से जहाँ पे कंडक्टर का एरिया कम होता है वहां पे किसे तो बेटा, वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होती है। कंडक्टर का वो हिस्सा जहाँ पे एरिया कम होती है वहां पे वेलोसिटी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी, और कंडक्टर का वो हिस्सा जहाँ पे एरिया ज्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी ड्रिफ्ट कम होगी, और एरिया कम होगी तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी बेटा। अब इस हिसाब से अगर हम ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट है, लेकिन अगर करंट को देखें बेटा, तो करंट और वेलोसिटी ड्रिफ्ट का रिलेशन ये फार्मूला देता है कि करंट जो होता है बेटा इज इक्वल टू, ये हो जाता है एन क्यू एरिया इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट बेटा, कि करंट का ताल्लुक एरिया के साथ भी है और करंट का ताल्लुक किसके साथ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी है। ठीक है, जहाँ पे एरिया ज्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी ड्रिफ्ट कम होगी, जहाँ पे एरिया कम होगी वहां पे वेलोसिटी ड्रिफ्ट क्या होगी, ज्यादा। दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो सेम रहेगी। इसलिए हम कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से जब करंट फ्लो करता है तो ये करंट एरिया
और वेलोसिटी ड्रिफ्ट की प्रोडक्ट होता है। ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो बेटा ये इसका मतलब ये हुआ कि फिर करंट जो होगा वो सेम रहेगा, जितना करंट यहाँ पे होगा उतना ही करंट यहाँ पे होगा बेटा। करंट I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। करंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ये बेटा यहाँ पे करंट आप कह ले 1, यहाँ पे करंट 2 कह ले, यहाँ पे करंट 3। करंट तीनों के अंदर क्या है बेटा, बराबर। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, वेलोसिटी V2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, V3 होगी। तो आप कर सकते हैं कि वेलोसिटी V1 ग्रेटर देन वेलोसिटी V2 ग्रेटर देन वेलोसिटी V3, क्योंकि इसकी एरिया A1 है, इसकी एरिया A2 है, और इसकी एरिया A3 है। एरिया लेस देन एरिया 2 लेस देन एरिया 3 बेटा। ठीक है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी, जबकि करंट क्या हो जाएगा, करंट सबके अंदर सेम होगा। तो करंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर की, एक ही कंडक्टर की, अगर एक ही कंडक्टर के एक हिस्से की एरिया ज्यादा है और दूसरे हिस्से की एरिया कम है, तो ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे कम होगा वहां पे करंट कम होगा और जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि वेलोसिटी ड्रिफ्ट तो एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडक्टर की एरिया अगर चेंज होती है तो फिर करंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक और बात भी ध्यान में रखें कि एक स्पेशल कंडीशन होती है। स्पेशल कंडीशन ये होती है कि अगर एरिया कांस्टेंट हो बेटा, अगर हमारे पास दो कंडक्टर है बेटा, उनकी एरिया सेम हो बेटा, एरिया 1 है और एरिया 2 है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है बेटा, यहाँ पे V किसको जाहिर करती है बेटा, वेलोसिटी को। यह मैं लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा वेलोसिटी ड्रिफ्ट 1 है और यहाँ पे वेलोसिटी ड्रिफ्ट 2 है बेटा। ठीक है, दो कंडक्टर्स पे। अब एरिया तो सेम है बेटा, एरिया जब सेम है मीन्स एरिया को हम क्या समझेंगे, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये तो सब हो जाएंगे कांस्टेंट इस कंडीशन में बेटा। तो करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ड्रिफ्ट बेटा। अगर वेलोसिटी ड्रिफ्ट ग्रेटर देन है वेलोसिटी ड्रिफ्ट 2 से, तो आप कहेंगे कि करंट I1 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा I2 से। अगर एरिया कांस्टेंट रहती है ना, तो फिर करंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ड्रिफ्ट पे डिपेंड करेगा। इन चीजों को देखिएगा बेटा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा ओम्स लॉ को, कि ओम्स लॉ क्या होता है या ओम्स लॉ में क्या बताता है। देखिए बेटा, ओम्स लॉ जो होता है ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। देखिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ ऐसा लॉ होता है जो हर कंडीशन में हर चीज पे वैलिड होता है, लेकिन ओम्स लॉ हर कंडीशन में हर चीज पे वैलिड नहीं होता। ओम्स लॉ सिर्फ मेटलिक कंडक्टर के लिए होता है बेटा, और मेटलिक कंडक्टर भी अगर उनका टेम्परेचर भी हाई कर देते हैं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता बेटा।
ओम्स लॉ मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर भी एट नॉर्मल टेम्परेचर वैलिड होता है। अगर हाई टेम्परेचर कंडक्टर का कर देंगे तो भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओम्स लॉ एक बुनियादी लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का बेटा। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? इसकी अगर स्टेटमेंट को हम देखते हैं बेटा, वैसे ये लॉ जो है बेटा, ये उस लॉ से मुताबिक है जो लॉ हीट कंडक्शन का लॉ होता है बेटा। हीट की कंडक्शन का लॉ होता है कि किसी भी चीज में हीट कंडक्ट ज्यादा कब करेगी, तो बेटा हीट ज्यादा कंडक्ट तब करती है जब ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ज्यादा कंडक्ट करेगी। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हीट टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा बेटा, तो वहां पे हीट की कंडक्शन कम होगी। तो हीट की कंडक्शन ज्यादा होती है या कम होती है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे बेटा। तो इसी लॉ से मुतासिर होके ये लॉ बना है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है, वो जो फ्लो करता है, वो करंट जो फ्लो करता है वो ज्यादा फ्लो करेगा या कम फ्लो करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर किसी कंडक्टर के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कम रखोगे तो करंट कम होगा बेटा। तो पहली बात इसकी कैसी है कि करंट थ्रू any conductor is directly proportional to potential difference बेटा। ठीक है, across a states बेटा, means current is directly proportional to potential difference applied across its ends बेटा। इसका मतलब है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर आपके पास एक कंडक्टर है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है 10 वोल्ट बेटा। इसका मकसद है ये 10 वोल्ट है बेटा और ये 0 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेटा V माइनस, बेटा आप इसको इस तरह कर दें कि 10 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रख देते हैं बेटा V 10 वोल्ट है और यहाँ पे V 0 है, इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप इसको इस तरह भी कहें बेटा, अगर एक कंडक्टर है, इसके ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा ये 20 वोल्ट अप्लाई कर दिए, इसमें अगर करंट 1 है और इसमें करंट अगर 2 है बेटा, ठीक है, ये भी अगर कॉपर का कंडक्टर है और ये भी अगर कॉपर का कंडक्टर है बेटा, ठीक है, तो दोनों में करंट क्या हो जाएगा? I2 ग्रेटर देन I1 होगा, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है जिसके ऊपर आपने पोटेंशियल ज्यादा दिया होगा उसमें करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो ओम्स लॉ की पहली बात होती है बेटा, ओम्स लॉ कहता है जिस कंडक्टर के ऊपर आप पोटेंशियल ज्यादा दोगे तो उस कंडक्टर के अंदर ज्यादा करंट होगा। और ओम्स लॉ स्टेडी करंट के लिए अप्लीकेबल। अब ये स्टेडी करंट क्या होता है बेटा? स्टेडी करंट होता है बेटा डीसी। एक करंट होता है बेटा डीसी, एक करंट होता है एसी। जो एसी होता है बेटा वो पल्सेटिंग करंट होता है, वो स्टेडी नहीं होता। और जो डीसी होता है बेटा
वो स्टेडी भी हो सकता है और पल्सेटिंग भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात स्टेडी करंट की करते हैं तो स्टेडी करंट हमेशा डीसी हो सकता है, एसी जो होगा वो कभी भी स्टेडी नहीं होता। कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्टेडी करंट क्या होता है। तो ओम्स लॉ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ओम्स लॉ स्टेडी करंट के लिए अप्लीकेबल है, मीन्स ओम्स लॉ डीसी करंट के लिए अप्लीकेबल है बेटा। अब देखिए बेटा, तो पहली बात ये हुई कि जिसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर की नेचर कोई रोल प्ले नहीं करती। ओम्स लॉ ये तो कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन एक और बात भी है, एक और फैक्टर भी है जो करंट को कंट्रोल करता है, और वो फैक्टर होता है नेचर ऑफ कंडक्टर, जिसमें आती है कंडक्टेंस बेटा। आप कहोगे बेटा कि करंट थ्रू कंडक्टर also depends upon also depends upon nature and physical कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस का मकसद है टेम्परेचर वगैरह बेटा, ठीक है। अब यहां से एक आती है बेटा कंडक्टेंस, जिसको हम कहते हैं बेटा के। अब कंडक्टेंस का मकसद क्या होता है बेटा, हर कंडक्टर की अपने अंदर से करंट के फ्लो करने की इजाजत देने की जो सलाहियत होती है उसको कहा जाता है कंडक्टेंस। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर कम करंट को अलो करते हैं, और कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा करंट को अलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम्स मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस बात पे डिपेंड करता है करंट, क्योंकि उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को गुजरना पड़ता है तो कुछ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से गुजरना पड़ता है, कुछ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली गुजर जाता है। तो इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस बेटा। एबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स टू अलो करंट बेटा, ठीक है बेटा। आप इसको कह सकते हैं बेटा के। अब इसको आप इस तरह देखें बेटा, अगर हमारे पास एक कॉपर का कंडक्टर है बेटा और एक आयरन का कंडक्टर है बेटा, इसमें करंट 1 है और ये कॉपर का है बेटा, और एक हमारे पास बेटा आयरन का कंडक्टर है बेटा, 10 वोल्ट है, इसमें करंट बेटा I2 है और ये आयरन है बेटा। अब ओम्स लॉ तो कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में सेम होगा, क्योंकि करंट सिर्फ पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या I इज इक्वल टू KV। ये कंडीशन कहती है कि सेम पोटेंशियल पे उस कंडक्टर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इसका बेटा K1 है, इसकी कंडक्टेंस K2 है, और K1 बेटा कॉपर की ज्यादा होती है K2 से, देयरफॉर I1 ज्यादा हो जाएगा I2 से, भले V1 इज इक्वल टू V2। पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा कंडक्टर की, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है, जिसको हम R से लिखते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं आपको या उसकी चीजें मैं आपको कल बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने। और ये बात बेटा ध्यान में रखें
कि ये जो K होती है, K डिपेंड्स अपॉन बेटा नेचर ऑफ कंडक्टर बेटा। ठीक है, ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के बेटा। के एरिया ज्यादा होगी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी, और टेम्परेचर ज्यादा होगा कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी बेटा। ठीक है, और कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा, नेचर पे। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। कंडक्टेंस का मकसद है करंट का फ्लो ज्यादा होता है या कम, मीन्स अलो कितना करता है। रेजिस्टेंस का मकसद होता है करंट की अपोजिशन, कि कोई भी कंडक्टर कितना करंट को अपोज करता है। अगर किसी कंडक्टर की कंडक्टेंस ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। अगर कंडक्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट प्रॉपर्टीज है। जैसे लाइट ज्यादा होगी तो डार्कनेस कम होगी, और डार्कनेस ज्यादा होगी मीन्स लाइट क्या है बेटा, कम है। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस बेटा। बेटा रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस की, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/K बेटा। ठीक है, और K का यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ K जो होता है बेटा वो होता है साइमन। ठीक है, साइमन होता है या मो होता है बेटा। इसका जो यूनिट होता है बेटा वो जॉर्ज साइमन ओम के पीछे होता है बेटा। साइमन होता है या मो होता है कंडक्टेंस का। अब अगर यहाँ से हम देखें बेटा, तो इसका यूनिट जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, इसका यूनिट होगा बेटा ओम, जिसको हम कहते हैं बेटा, इस तरह भी लिखते हैं, इसका यूनिट या पर साइमन होता है या पर वो होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा रो। ठीक है, सॉरी, जो ओम कहते हैं, और इसकी सिंबल भी जो होती है बेटा वो ये होती है। अब अगर आप इस सेंस में देखेंगे बेटा, तो I इज इक्वल टू होता है बेटा KV। यहाँ से आप करोगे बेटा I इज इक्वल टू 1/R इंटू V, तो यहाँ से आप करोगे बेटा V इज इक्वल टू IR। मीन्स ये हो जाएगा बेटा V इज इक्वल टू IR होता है। आप इसको इस तरह से कह लेंगे कि V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो ये भी ओम्स लॉ होता है जो आपको कहता है V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास ओम्स लॉ आ गया। अब देखिए बेटा, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ। बेटा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है वो आगे पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजिस्टेंस का है, उसमें हमें पता लग जाएगा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा। अब देखिए बेटा, आपके पास दो आ गए लॉ, I इज इक्वल टू KV या V इज इक्वल टू IR। यहाँ से K हो जाएगा बेटा I/V, और R हो जाएगा बेटा V/I। बोथ K and R does not depend upon I and V। बेटा ये I और V पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि किसी कंडक्टर में I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। अगर I और V का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि बेटा आपको पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। रेशियो फिर भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना पोटेंशियल दिया, आपने कितना करंट गुजारा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है और फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है।
ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि करंट कितना आपने गुजारा, पोटेंशियल कितना आपने दिया, क्योंकि ये रेशियो है दोनों। और ओम्स लॉ कहता है दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, रेशियो क्या आएगा, सेम। तो इसलिए हम कहेंगे कि आई और वी जो होते हैं वो डिपेंड, के और आर डिपेंड नहीं करते आई और वी पे, अगर फिजिकल कंडीशंस सेम रहती है बेटा। इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। ठीक है बेटा। अब आप कहोगे बेटा कि जो है वो ओनली मेटेलिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ एट नॉर्मल टेम्परेचर। बेटा हाई टेम्परेचर पे नहीं करेंगे। और फॉर ओमिक कंडक्टर्स बेटा, अगर ओमिक कंडक्टर के लिए हम आई और वी का रिलेशन बनाए तो ये बनता है बेटा। अगर आई और वी का हम ग्राफ बनाए बेटा, ओमिक कंडक्टर के लिए आई और वी बेटा डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, जितना पोटेंशियल होगा उतना क्या हो जाएगा बेटा, करंट। देयरफॉर इनकी लाइन क्या बनेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इसका जो स्लोप होता है बेटा, इसका अगर ग्राफ का बेटा स्लोप ले तो इसका स्लोप किसको बेटा जाहिर करता है, बेटा इसका जो स्लोप होता है वो होता है टेन थीटा। और ये हो जाएगा बेटा आई अपान वी, जो किसको जाहिर करता है बेटा, कंडक्टर्स को जाहिर करता है, के को। बेटा स्लोप का मकसद होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। बेटा ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर इस तरह से आपके पास दो ग्राफ हो बेटा, ये आई है और ये वी है बेटा, इसकी कंडक्टेंस के वन है, रेजिस्टेंस आर वन है बेटा। और एक आपके पास ग्राफ हो बेटा, इसकी कंडक्टेंस के वन है, रेजिस्टेंस आर वन है, आई और वी है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंडक्टर वन है बेटा, ये कंडक्टर वन है और ये कंडक्टर टू है, दो कंडक्टर के बेटा आपको ग्राफ दिए हुए। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि किसकी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ज्यादा है बेटा, तो देखिए बेटा के वन ज्यादा होगी के टू से, और आर वन ज्यादा होगी, आर वन लेस देन होगी बेटा आर टू, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है बेटा। स्लोप का मकसद है इस तरह से इंक्लाइनेशन है, स्लोप की कंडक्टेंस ज्यादा है, और इसका स्लोप मीन्स एंगल, जिसकी एंगल बड़ी होगी उसका स्लोप बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। और टेन थीटा होती है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो थीटा जितनी बढ़ेगी साइन बढ़ेगी, कॉस कम होगी तो टेन थीटा बढ़ेगी बेटा। ठीक है। अब आप इस तरह से बेटा इसको देख सकते हैं कि इसकी इस तरह से होती है बेटा स्लोप, और इसकी एरिया बेटा, एरिया अंडर कर्व बेटा, इसकी जो एरिया होती है बेटा, ये वाली एरिया, ये एरिया किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एरिया हो जाती है बेटा इज इक्वल टू आई इंटू वी अपान टू। ये हो जाती है बेटा पावर डिसिपेशन के बराबर। आपको पता है बेटा V इंटू आई किसके बराबर होता है बेटा, पावर डिसिपेशन के बराबर होता है, तो पावर डिसिपेशन अपान टू होता है। ठीक है, तो एरिया जो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, पावर डिसिपेशन के। और पावर डिसिपेशन क्या है आपका पढ़ा तो हुआ होगा, लेकिन आगे हमारे पास टॉपिक है तो पढ़ेंगे। तो बेटा आप कहेंगे कि एरिया अंडर आईवी ग्राफ जो होती है वो पावर डिसिपेशन को जाहिर करती है। स्लोप आईवी ग्राफ का जो होता है वो किसको जाहिर करता है बेटा, वो जाहिर करता है कंडक्टेंस को।
या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी मुख्तलिफ वर्ड के अंदर, लैंग्वेज के अंदर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कल पढ़ेंगे बेटा। एक सिंपल सी बात सुन ले बेटा, जो ऑनलाइन वाले हैं बेटा, आपको ईमेल्स हम कंटिन्यूसली एक हफ्ते 10 दिन से शाम के टाइम पे भेज रहे हैं। अब हमने कल से आपको सुबह के टाइम पे भी भेजी है, तो बेटा आप उनको ईमेल के थ्रू ज्वाइन करना सीख लें। इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। आपको ईमेल आती है, ईमेल के अंदर जो एक ऑप्शन आता है ज्वाइन वेबिनार का, जो ब्लू कलर के अंदर आता है, आप ऐसा करें बेटा कि अपनी जूम खोलें और जूम के अंदर साइन इन आता है, साइन अप नहीं करना, साइन इन करना है। अब जब आप जूम खोलोगे तो वहां पे ईमेल भी आएगा, नीचे पासवर्ड आएगा, लेकिन और आप उसके नीचे देखोगे तो साइन इन विथ गूगल लिखा होगा बेटा। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, जब आप जूम को खोलते हो तो एक ईमेल और नीचे ऑप्शन आता है, लेकिन उसके नीचे आप देखोगे तो वहां पे साइन इन विथ गूगल आता है। तो जब आपकी ईमेल से आप साइन इन होते हो तो आपको ईमेल और पासवर्ड नहीं लगाना, आपने जस्ट साइन इन विद गूगल कर दें तो फिर खुद ब खुद जो है वो जूम जो होगी उसके ऊपर आप साइन इन हो जाओ, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपने ईमेल खोल के, ईमेल बेटा जूम की तरफ से आती है और उसमें देखें कि किस डेट की आप ईमेल खोल रहे। आप पुरानी ईमेल खोल लेते हो और फिर कहते हो सर ये लिंक काम नहीं कर। आप देखें आपका किस टाइम के ऊपर किस डेट की ईमेल खोल रहे, तो आप उसके ऊपर ज्वाइन वेबिनार करें तो हो जाएगा। इसका फायदा आपको भी है, हमें भी है। हमें ये फायदा होता है कि जो लिंक शेयर होता है उससे हमारी जान छूट जाती है। आपको फायदा ये होता है कि आपको न वेटिंग पे रखना पड़ेगा हमें, आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे, जब आपका दिल करे आप क्लास छोड़ के चले जाएं, जब आपका दिल करे आप ज्वाइन कर लें। ना आपको वेटिंग में डाला जाएगा, ना आपको इंतजार करना पड़ेगा, ना आपको रिमूव कोई करेगा। आपके कोड से मुख्तलिफ लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर वो होता है कि आपको कभी ड्रॉप कर दिया जाता है, वो मसले होते हैं, या लिंक शेयर हो रहा होता है तो भी आपको मसले होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे खत्म हो जाती है। सीख ले बेटा, ये कोई इतनी बड़ी कोई कैलकुलस इसके अंदर है नहीं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड अल्गोरिथम इसके अंदर है नहीं, सिंपल सी चीजें। अगर और भी आपको नहीं आता ना समझ में, तो आप बेटा यूट्यूब के ऊपर हर चीज की वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, आप सिंपली यूट्यूब के अंदर सर्च करें हाउ टू ज्वाइन जूम वेबिनार थ्रू ईमेल। आप ये सर्च करके एक दो वीडियो देख लें, आपको उसमें पता लग। इसमें बेटा आपको कोई कोड डालना नहीं होता, कुछ भी नहीं करना होता, एक सिंपल। और उसमें एक और भी होता है कि ये जो रिकॉर्ड करके कोई कहाँ पे अपलोड कर रहा होता है कोई, तो उसमें जो ईमेल होती है बेटा वो शो हो रही होती है। अगर कोई रिकॉर्डिंग करेगा हमें पता लगेगा कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, और एक ईमेल से सिर्फ एक ज्वाइन कर पाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आई है, आपने किसी और से शेयर कर दी, हमें मसला नहीं है, कर दें शेयर। अगर उससे जिसने आपने शेयर कर दी उसने ज्वाइन कर लिया, आप ज्वाइन खुद ब खुद नहीं कर पाओगे, हमारा मसला ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। अगर आप शेयर करते हो आपका कसूर है, हमारा कोई नहीं, क्योंकि इस पे शेयर सिर्फ आप कर सकते हो और सिर्फ एक बंदे से, एक बंदा एक ईमेल पे ज्वाइन करेगा। फिर आप खुद करें या वो किसी और को दे दे, हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमें आपकी रजिस्ट्रेशन है, हमने आपको एक लिंक दे दिया, फिर आप ज्वाइन करें या तीसरा बंदा करता है, हमारा मसला नहीं है उससे। अगर कोई दूसरा बंदा करेगा तो फिर वही करता रहेगा, आप बैठे रहिएगा, आपकी अपनी क्लास चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे मसले हल हो जाते हैं। अब ईमेल के थ्रू इतना बड़ा मसला तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है कि आपने इसको जो है वो कश्मीर का इश्यू बना दिया है कि सॉल्व नहीं होता। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मसला नहीं, करें आप, और करना होगा, सिंपल सी बात है, करना भी होगा, क्योंकि हम अब लिंक टोटली बंद कर रहे हैं। हम गर्ल साइड पे लिंक दे रहे हैं क्योंकि उनको हमने बाद में लिंक देना शुरू किया। तो सीख ले बेटा, शाम को हम लिंक भेजते हैं ना, वो सीखने के लिए भेजते,
रात एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, अब ईमेल ले। भाई हम 15 दिन से कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि भाई ईमेल दे, ईमेल दे। सर मैंने मैसेज नहीं पढ़े। अब देखें आर्ग्यूमेंट कौन सा, मैंने मैसेज नहीं पढ़े। उसी ग्रुप के अंदर रोज लिंक जाता है, वो आप देखते हैं। उसी ग्रुप के अंदर रोज पीडीएफ जाते हैं, वो आप देखते हैं। उसी ग्रुप के अंदर हमने मैसेज किया, वो आपने रात जाके पढ़ा। इसका मतलब है कि आप जानबूझ के सिस्टम को सबोताज करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। सिंपल सी बात, आपको मसले ना यूट्यूब के ऊपर हर चीज की सोल्यूशन की वीडियोस अवेलेबल। आप पढ़ते हो ना, टॉपिक भी पढ़ते हो ना यूट्यूब से, तो क्यों यूट्यूब के ऊपर आप ये चीज सर्च नहीं कर सकते, हाउ टू ज्वाइन थ्रू ईमेल? सिंपल सी बात है। ये आप नहीं कर, ये आपको पता नहीं है कि ये भी हो सकता है। बाकी तो सारी चीजें आपको पता है, बाकी ये चीज आपको पता है। ऐसे नहीं करें आप, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। अभी भी आपका मसला है, आपको ईमेल नहीं आती तो हमारा कसूर है। हमारा काम ये है कि हम आपको ईमेल भेजें, उसके बाद ज्वाइन नहीं होता हमारा थोड़ी मसला है, वो तो आपका मसला है। ज्वाइन नहीं होता ठीक है, हम आपको बताते हैं, लेकिन वो हमारा तो मसला नहीं, वो तो आपका मसला है। ज्वाइन तो आपने करना है ना, आपसे नहीं होता, आप नहीं करना चाहते, वो आपका इश्यू। हमारा काम है कि ईमेल नहीं आए, वो हमारा इश्यू है कि भाई आपको ईमेल नहीं आए, भाई ईमेल सही दे। और ईमेल चेक करें बेटा, स्पेलिंग में मिस्टेक आप करते हो, और कभी कभी @email.com लिख देते हो। भाई ईमेल नहीं है, जीमेल है। ऐसे नहीं कर। अब मैं कहता हूँ तो आप कहते हो सर आप बहुत रूड बनते हैं। अब आप कहें कि हम क्या करें? ऐसे नहीं करें, अब माशाल्लाह अच्छे बच्चे हो, अच्छे बने और अच्छे काम करें।